नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम लेके आए हैं कक्षा 9th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर के बेस पे बना। जो पूरा पेपर जैसा पेपर आएगा, वस्तुनिष्ठ, सत्य असत्य, रिक्त स्थान और अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक और जो अथवा में जो क्वेश्चन आते हैं, सेम वैसा पेपर पैटर्न हम बना के लेके आए हैं आपकी तैयारी को जांचने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न पत्र की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका फर्स्ट पार्ट से है, जिसका पहले ही क्वेश्चन आता है शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ कहते हैं, यानी कि शुष्क बर्फ होता कैसा है? क्या ये ठोस जल होता है, ठोस ऑक्सीजन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड? तो जो आपका ठोस बर्फ होता है उसे हम कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से लिखते हैं, जो कि ये ठोस रूप में होता है, उसे हम शुष्क बर्फ कहते हैं। उसे ही हम शुष्क बर्फ कहते हैं। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। शुष्क बर्फ कहते हैं, तो शुष्क बर्फ कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है आपका निम्न में से अधातु नहीं है। तो निम्न में से अधातु यानी कि जिसमें धातु के गुण नहीं है, उसे हम कहते हैं अधातु। तो अधातु कौन सी नहीं है आपके? तो अधातु नहीं होती है, अधातु नहीं है, तो अधातु होती है नहीं है सिलिकॉन। सिलिकॉन एक धातु है। आयोडीन, क्लोरीन और कार्बन, ये तीनों ही धातु रूप में आती है आपके पास में। और हमें पूछा गया अधातु नहीं है, तो अधातु नहीं होती है सिलिकॉन। फिर आता है कोबाल्ट का प्रतीक चिन्ह, यानी कि कोबाल्ट को हम कैसे लिखते हैं? तो इनका इंग्लिश में नाम होता है COB, कोबाल्ट। तो इसका फर्स्ट और सेकंड लेटर आ रहा है CO, तो ये हो जाता है आपका कोबाल्ट का प्रतीक चिन्ह, जो आपके ऑप्शन नंबर C में दिया गया है। कोबाल्ट का प्रतीक चिन्ह CO होता है। इसमें भी है, पर ये दोनों ही आपको कैपिटल रूप में मिलेंगे। और हमें पता है कि हम जब भी इंग्लिश में लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल और बाकी सारे लेटर स्मॉल लेटर में लिखते हैं, तो आपका ये हो जाएगा CO, कोबाल्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है आपका वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर है, यानी कि जब भी वेग में परिवर्तन होता है तो हम उसे त्वरण कहते हैं। और त्वरण आपके ऑप्शन नंबर C में दिया गया है। त्वरण एक सदिश राशि होती है। ये होता है आपका वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इन तीनों में से या उपयुक्त सभी में होती है। तो किस में होती है? तो हम बताएंगे क्लोरोन काइमा, यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया विधि होती है, जो पादपों के अंदर पाई जाती है, वो होती है क्लोरोन काइमा। पत्ती के अंदर होती है, पत्ती में रंध्र होते हैं, रंध्र में क्लोरोन काइमा पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होती है। आगे आप जब 10th क्लास में जाओगे तो प्रकाश संश्लेषण की आपको पूरी क्रिया देखने को मिलेगी। अभी आपको बस इतना पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है क्लोरोन काइमा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 आता है आपका यहाँ पे ये प्रिंट मिस्टेक है। यहाँ पे होगा निम्न में से बल का मात्रक नहीं है, यानी कि इनमें से कोई 3 तो बल के मात्रक, ऐसे ही मात्रक और 2 मात्रक और दिए हुए होंगे, और इनमें से एक बल का मात्रक नहीं है। तो ऐसा कौन सा बल का मात्रक नहीं है? तो बल का मात्रक नहीं होता है जूल,
पाउंड, डाइन और न्यूटन तीनों ही बल के मात्रक होते हैं। जूल होता है एनर्जी, यानी कि ऊर्जा का मात्रक, और आपको पूछा गया है बल का मात्रक। तो बल का मात्रक पाउंड, डाइन और न्यूटन तीनों ही होते हैं, पर जूल होता है एनर्जी का मात्रक। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मात्रक है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण जिसे हम G से डिनोट करते हैं उसका मात्रक क्या होता है। तो उसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड किग्रा स्क्वायर। यहाँ पे भी सेम डिजिट है, बस स्लैश की कमी है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है। मीटर सेकेंड स्क्वायर होता नहीं है, न्यूटन किग्रा होता नहीं है। तो गुरुत्वाकर्षण को हम G से डिनोट करते हैं, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर। ये होता है आपके गुरुत्वाकर्षण का मात्रक। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका अंतरा फसलीयकरण के लिए उपयुक्त फसल है, यानी अंतरा फसलीय फसल का मतलब होता है कि दो फसलों को एक साथ में बोना। तो उसका अच्छा उदाहरण कौन सा है। तो उसका अच्छा उदाहरण होता है बाजरा प्लस लोबिया। ये आपके दोनों ही फसलें एक ही खेत में, एक ही जगह में, यानी एक खेत में दो फसलें उगाई जा सकती। आधी फसल में ये, यानी कि यहाँ पे बाजरा बो दिया, फिर बीच में वापस लोबिया बो दिया, या फिर इधर बाजरा और इधर लोबिया बो दिया। तो ये होती है आपके अंतरा फसलीकरण के लिए उपयुक्त उदाहरण हो गया बाजरा प्लस लोबिया। ये थे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसके बाद में आते हैं आपके दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। आपके एक एक नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बाद में आपको एक एक नंबर में ही रिक्त स्थान पूछे जाते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है परमाणु को कण कहा जाता है। परमाणु को कौन से कण कहते हैं। तो परमाणु को हम कहते हैं अविभाज्य अंग। हमें पता है कि परमाणु सबसे छोटी डिजिट होती है, तो वो अविभाज्य होगी तभी वे छोटी है। छोटा कौन होता है, जिसे हम और नहीं तोड़ सकते। वो क्या होगा, हमारे लिए सबसे छोटा होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि परमाणु को अविभाज्य कण भी कहा जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही हो गया आपका कि परमाणु को कौन से कण कहते हैं। तो परमाणु को हम कहते हैं अविभाज्य कण। एक वस्तु तब तक अपनी विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल नहीं लगाता, यानी कि कौन सा बल नहीं लगाता है। तो एक वस्तु पर जब तक हम कोई असंतुलित बल नहीं लगाते हैं, जब तक हम किसी वस्तु पर असंतुलित बल नहीं लगाते हैं तब तक वे अपनी विरामावस्था में रहती है। यानी कि हम किसी चीज़ को धक्का देंगे, यानी हमने किसी चेयर पे फोर्स लगाया तभी वे अपना स्थान छोड़ेगी, तब तक नहीं छोड़ेगी। तो यही बोल रहा है कि एक वस्तु तब तक अपनी विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई असंतुलित, यानी कि कभी कम कभी तेज कभी ज़्यादा ऐसा बल लगेगा, तभी वे अपनी अवस्था से परिवर्तन करेगी। तो कौन सा बल होता है, वह असंतुलित बल।
तो क्वेश्चन आपका 10 था कि कौन सी अवस्था विरामावस्था से किसी चीज को विराम अवस्था से हटाना है तो हम उस पर कौन सा बल लगाते हैं? असंतुलित बल लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को क्या कहते हैं? तो सबसे पहले प्रणोद क्या होता है? प्रणोद हम कहते हैं बल को, बल का ही दूसरा नाम होता है प्रणोद। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को या प्रणोद को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं दाब। यानी हम किसी चीज को एक वस्तु से, यानी कि कोई सजीव इंसान है वो किसी दूसरी वस्तु पर बल लगा रहा है, प्रणोद लगा रहा है, तो हम उसे क्या कहते हैं? यानी कि वो उसे फोर्स कर रहा है किसी चीज को काम करने के लिए, तो हम उसे ही क्या कहते हैं? दाब। बल लगाने को ही हम दूसरी भाषा में दाब भी कह सकते हैं। यानी कि हम किस पे बल लगा सकते हैं? जो हमसे कमजोर हो उस पर हम दाब लगाते हैं, कि हम उसे प्रेशराइज करते हैं कि तू ये वर्क कर। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल यानी आपको एक स्पेशल क्षेत्रफल दे दिया, एरिया दे दिया कि उस जगह आपको बल लगाना है, तो हम उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम दाब। गैस का द्रव में परिवर्तन, गैस को हम द्रव में परिवर्तन कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं संघनन। यानी हम गैस का द्रव में परिवर्तन करते हैं तो हम उसे किस नाम से जानते हैं? तो हम उसे संघनन कहते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि विस्थापन का अंकित मान क्या होता है जबकि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति एक ही है। हम विस्थापन किसे कहते हैं? कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह चली गई है तो उसे हम कहते हैं विस्थापन, यानी कि उसने अपनी स्थिति में विस्थापन कर लिया है, तो उसका मान क्या होगा? ये जो भी मान आएगा वो उसका विस्थापन का मान कहलाएगा। पर यहाँ पे आगे बोला गया है कि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति एक है, तो विस्थापन का मान क्या होगा? प्रारंभिक यानी कि P भी यही है और अंतिम स्थिति भी यही है, तो इस विस्थापन का अंकित मान कितना होगा? तो जब इसमें कोई विस्थापन हो ही नहीं रहा है, प्रारंभिक ही यही है, जब उठ के कुछ काम किया ही नहीं तो उसका विस्थापन कैसे होगा? तो इसका विस्थापन का मान होगा 0, यानी कि उसने कोई भी वर्क नहीं किया। जब कोई व्यक्ति वर्क करता है तो उस व्यक्ति के कार्य को करने को हम कहते हैं विस्थापन, यानी कि ये चीज़ इधर से उधर रख दी तो हम उसे कहेंगे विस्थापन। जब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दोनों ही अलग अलग हो तो हम विस्थापन का अंकित मान ज्ञात कर सकते हैं, पर जब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों ही सेम हो तो हम उसे क्या, विस्थापन का अंकित मान कितना हो जाएगा? 0, और इसे हम 0 से भी डिनोट कर सकते हैं, 0 से भी। तेल का हवा में जलना, यानी कि तेल को हम हवा में जला रहे हैं तो वो एक कैसा परिवर्तन है? तो वो एक रासायनिक परिवर्तन होता है। 2 तरह के परिवर्तन होते हैं, रासायनिक और भौतिक। तो इसमें पूछा गया तेल का हवा में जलना कौन सी अभिक्रिया है? तो ये होती है रासायनिक परिवर्तन होता है। फिर आते हैं आपके रिक्त स्थान के बाद में सत्य और असत्य, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है, वो आता है आपके। तो 15वां क्वेश्चन है आपके तंत्रिका तंत्र, यानी कि न्यूरॉन सिस्टम, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं?
कोशिका कहते हैं या नहीं? तो कोशिका हमारे शरीर की क्रियात्मक या संरचनात्मक इकाई होती है, शरीर की होती है, ना कि तंत्रिका तंत्र की। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो हम इस पे असत्य लिखेंगे या रोंग। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका नहीं होती है। फिर है रॉकेट का सिद्धांत। तो रॉकेट का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था, और कौन से नियम को दिया था? न्यूटन ने रॉकेट का सिद्धांत न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित था। तो ये सत्य है कि न्यूटन ने दिया था रॉकेट का नियम, और तीसरा नियम ही रॉकेट का सिद्धांत कहलाता है। तो ये आपका हो जाएगा सत्य। जो भी न्यूटन का तीसरा नियम था वो रॉकेट सिद्धांत पर आधारित था। फिर क्वेश्चन नंबर 17 आता है शुष्क यानी कि गर्म दिन में कूलर अधिक ठंडा करता है। हमने गर्मियों में कूलर काम में लेते हैं तो हमें करता है ठंडा, तो ये है सत्य। औसत वेग। तो औसत वेग का प्रारंभिक यानी कि इसका सूत्र दे रखा, औसत वेग का प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग बराबर 2 होता है। तो ये गलत होता है। अंतिम वेग प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग बटा 2 होता है, ना कि बराबर में 2। तो ये आपका असत्य है, होता है। क्वेश्चन नंबर 19 आता है आपका कि यौगिक का संगठन यानी कि कोई दो वस्तुएं मिली हुई है, उसका संगठन पूरे पदार्थ में समान नहीं होता है। यानी कि पानी में हमने नमक और चीनी डाली है, ठीक है, तो वो पदार्थ में समान रूप से नहीं घुलता है, ये गलत है। वो पदार्थ में समान रूप से घुलता है। तो ये स्टेटमेंट असत्य है। सत्य तब होता है कि यौगिक का संगठन पूरे पदार्थ में समान रूप से घुलता है, तो ये हो जाता सत्य है। पर अब ये बोल रहा है समान नहीं होता है, तो ये हो जाएगा असत्य। फिर क्वेश्चन नंबर है लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो हाँ, लोहे पर जब जंग लगती है उस पर भूरी परत चढ़ जाती है, क्योंकि उस लोहा ऑक्सीजन से क्रिया करता है, तो ये होती है एक रासायनिक परिवर्तन। तो ये हो जाएगा आपके सत्य या राइट। फिर आता है नियोन एंड ऑर्गन। अक्रिय गैस है। नियोन और ऑर्गन दोनों ही अक्रिय गैस होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये दोनों ही जो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसके अंतिम यानी कि बाह्यतम कोश में अपना अष्टक पूर्ण कर लेती है, जिसके कारण क्या होता है कि ये अक्रिय हो जाती है, यानी कि ये कोई क्रिया नहीं करती, यानी किसी और के साथ में बॉन्ड बनाएगी नहीं, तो ये क्रिया करती नहीं है, तो इनको कहते हैं अक्रिय गैस। तो ये स्टेटमेंट सही है, नियोन और ऑर्गन अक्रिय गैस होती है। फिर है गेहूँ, चना, मटर, सरसों खरीफ की फसल है। तो खरीफ की फसल नहीं होती है, ये होती है रबी की फसल, जो हम अभी बोने वाले हैं। अभी आपके घर में बुआई चल रही होगी, गेहूँ, चना, मटर, सरसों, ये सब रबी की फसलें होती है। फिर आता है आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मुर्गी पालन करना क्यों करते हैं, यानी मुर्गी पालन क्यों करते हैं? तो मुर्गी पालन किसके लिए करते हैं? अंडे और मांस के लिए, यानी कि जो अंडे खाते हैं वो अंडों के लिए, जो मांस खाते हैं उनके मांस के लिए, मांस उत्पादन के लिए किया जाता है। अंडे प्राप्त करने के लिए लेयर
और मांस प्राप्त करने के लिए बॉयलर को पाला जाता है। यानी कि 2 प्रकार की मुर्गियां पाली जाती है। फर्स्ट आती है अंडे देने के लिए। अंडे देने के लिए हम कौन सी मुर्गियों का पालन करते हैं? लेयर। और मांस के लिए हम बॉयलर मुर्गियों को पालते हैं। तो मुर्गी पालन क्यों किया जाता है? अंडे प्लस मांस के लिए। मांस के लिए हम क्या करते हैं? मुर्गी पालन प्लस यानी अंडे प्राप्त करने अपन को, तो उसके लिए हम कौन सी मुर्गी पालते हैं? लेयर। और मांस, हमें मांस चाहिए तो हम करते हैं बॉयलर को। यानी इन दो मुर्गियाँ हैं, लेयर प्लस बॉयलर। लेयर के लिए हम लेयर हमको अंडे देती है, प्लस बॉयलर हमें मांस प्रदान करती है। तो हो गया मुर्गी पालन क्यों आवश्यक है? जो अंडे और मांस का बिजनेस करते हैं उनके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, कोशिका किसे कहते हैं? तो कोशिका होती है जीव विज्ञान में, कोशिका को जीवित प्राणियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। यानी कि जो भी प्राणी है, दो प्रकार के प्राणी होते हैं। एक कोशिकीय और द्विकोशिकीय या बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय होते हैं वो तो अपना शेप किसी भी प्रकार से तोड़ सकते हैं और उनके एक पार्ट टूटने से ही वो नया पार्ट जनरेट कर देते हैं, यानी नई बॉडी बना लेते हैं। और द्विकोशिकीय बहुकोशिकीय में होता है कि उनके शरीर के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं, छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती है। तो एक कोशिकीय उदाहरण हो जाएगा अमीबा, और बहुकोशिकीय या द्विकोशिकीय के उदाहरण हो जाएंगे मनुष्य। यानी मनुष्य में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है तो हम बहुकोशिकीय हो जाएंगे। और एक कोशिकीय यानी कि अमीबा। फिर आता है कोशिका किसे कहते हैं? तो ये शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। यानी कि जो हमारी बॉडी में सबसे छोटे पार्ट में, यानी कि सबसे छोटी, यानी कि जिस पे हमारी बॉडी काम करती है, यानी हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, तो वो क्या होती है? हमारी सबसे छोटी इकाई होती है। तो आपको परिभाषा लिखनी है, कोशिका किसे कहते हैं? मनुष्य या शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक या संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। फिर आता है आपका विविक्त कक्षा। विविक्त कक्षा हमने कल परमाणु देखा था। परमाणु के बीच में नाभिक था। नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे थे, जिस पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसे हम कहते हैं, ये जो चक्कर लगा रहे हैं इसे हम कहते हैं विविक्त कक्षा। विविक्त कक्षा यानी किसी परमाणु के नाभिक, ये हो गया परमाणु का नाभिक ये हो गया। परमाणु के नाभिक के चारों ओर जिन निश्चित कक्षाओं में, ये निश्चित कक्षा हो गई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं, उन्हें विविक्त कक्षा कहते हैं। यानी जहाँ पर पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं उसे कहते हैं हम विविक्त कक्षा। जैसे हमने बनाई है परमाणु बनाए, बीच में नाभिक के आसपास में घूमते इलेक्ट्रॉन, जिस पथ पर इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं उसे हम कहते हैं विविक्त कक्षा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25। अब आता है क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें बोल रहे हैं कि सर्दियों में किस तरह के वस्त्र पहने जाने चाहिए। सर्दी, अब हमें पता है सर्दी चल रही तो हम कैसे कपड़े पहनते हैं? ऊनी कपड़े पहनते हैं। जो ऊनी कपड़े होते हैं वो कैसे बनते हैं? ये एक प्राकृतिक सामग्री है जो गर्म होती है, यानी कि जो हमारे शरीर को गर्मी प्रदान करती है। ये हमें जो हमें भेड़ से प्राप्त होती है। हमने देखा है भेड़ के ऊपर जो बाल होते हैं हम उसे ऊन कहते हैं। शरीर से नमी को दूर करती है, यानी कि जो भी हमारे शरीर में नमी होती है उसे दूर करती है। ऊनी स्वेटर
कार्डिगन, टोपी और दस्ताने। हम उनसे क्या क्या बनाते हैं? स्वेटर बनाते हैं, कार्डिगन, टोपी और दस्ताने, जो हमें सर्दियों में आवश्यक होते हैं, पहनते हैं हम। सभी को पता है हम सर्दियों में गर्म रहने के लिए ऊनी वस्त्र पहनते हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें कह रहा है आपको त्वरण किसे कहते हैं? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। यही डेफिनेशन लिखी भी आपके, वस्तु के वेग में, यानी कि वो किस स्पीड से जा रही है, उसमें अगर परिवर्तन होता है तो हम उसे त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, तथा ये एक ऐसी राशि है, सदिश राशि होती है। एक क्वेश्चन है त्वरण, उसमें उसकी परिभाषा पूछी गई है, प्लस हम उसमें उसका मात्रक लिख रहे हैं और वो कैसी राशि है ये लिख रहे हैं, तो आपका इसमें नंबर कटेगा ही नहीं। हम एक चीज़ पूछ रहे हैं, उसमें 3 चीज़ लिख के दे रहे हैं, तो एग्जामिनर को भी लगता है कि हाँ उस बच्चे ने कुछ याद किया है। तो त्वरण किसे कहते हैं? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि कितने मिनट में वे कितने सेकेंड, यानी कि कितने सेकेंड में वे कितने मीटर चल रही है, उसे हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ये कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। फिर आता है विलयन। विलयन किसे कहते हैं? तो विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों या ज़्यादा पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन का सबसे अच्छा उदाहरण होता है नींबू पानी। ठीक है, पानी में हमने नींबू, पानी है, ये ग्लास, इसमें है बहुत सारा पानी, इसमें हमने नींबू का रस मिला दिया प्लस नमक मिला दिया, चीनी मिला दी। अब ये क्या है? विलयन, यानी कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण। फर्स्ट क्या डाला? पानी, पानी में हमने नींबू रस डाल दिया, उसमें शक्कर डाल दी, चीनी यानी कि चीनी डाल दी, नमक डाल दिया। तो ये क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी, यानी कि समान रूप से मिल जाता है, यानी कि वो कहीं अलग से पड़ा नहीं रहता, यानी कि यहाँ पे इकट्ठा हो गया, कोई यहाँ पे इकट्ठा हो गया, कोई यहाँ पे इकट्ठा, ऐसा कुछ नहीं होता, ये समान रूप से घुल जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विलयन। विलयन में हम 2 चीज़ और पढ़ते हैं। विलयन किन किन से मिलकर बना होता है? विलयन में 2 चीज़ और होती है, विलेय प्लस विलायक। ये होता है आपका विलयन। इन 2 चीज़ों से मिलकर हम बनाते हैं विलयन। विलेय क्या होता है? जिसे हम कम मात्रा में डालते हैं, वो होता है आपका विलेय। जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसे हम कहते हैं विलायक। विलेय और विलायक मिलकर क्या बनाते हैं? विलयन। तो आपका क्वेश्चन था 28 कि विलयन होता क्या है? तो 2 या 2 से ज़्यादा पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन में क्या क्या मिलाते हैं हम? विलेय प्लस विलायक मिलाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 29 आता है आपका कि रंध्र के क्या कार्य हैं? तो रंध्र क्या कार्य करता है? रंध्र पादपों में पाया जाता है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसों का आदान प्रदान करता है। रंध्र होते हैं पत्तियों के अंदर। इन पर जो छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं, यानी कि छिद्र पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं रंध्र। इन्हीं रंध्रों से क्या होता है? वायुमंडल से
ऑक्सीजन तो छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, यानी कि पादप क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। तो ये लिखा गया है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसों का आदान प्रदान रंध्रों द्वारा, ये गलत लिखा गया है, रंध्रों के द्वारा होता है। यानी वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान कौन करता है, तो वो करता है आपके रंध्र। फिर आपका आता है कि वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, वो भी आपके करता है रंध्र, वो भी रंध्र करता है। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, क्योंकि जब भी हम प्लांट को पानी पिलाते हैं, हम देखते हैं कि रात में हमें पत्तियों पर छोटी छोटी पानी की बूंदें मिलती है। तो वो क्या करते हैं, पानी का ह्रास करते हैं और उससे क्या बनते हैं, आपके बादल बनते हैं। तो वो जो क्रिया होती है, यानी कि पादपों से वायुमंडल में पानी पहुंचाने की, उसे हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, जिसमें क्या होता है, पानी का ह्रास होता है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 30 है आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार भिन्न होती है, यानी कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है। तो इसके अंदर हमको पूछा गया अंतर या प्रकार कैसे भिन्न हो सकता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक कैसा हो सकता है और यूकैरियोटिक कैसा हो सकता है। तो ये कैसे हो सकता है हम आगे देखेंगे, इसकी सारणी टेबल बनाई हुई है जो नेक्स्ट पेपर पे है। ये होता है आपके प्रोकैरियोटिक, ये होता है यूकैरियोटिक। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक होता क्या है, सबसे पहले कोशिकाएं सामान्यतः छोटे आकार की, यानी कि प्रोकैरियोटिक जो भी होते हैं वो क्या होती है, उनकी कोशिका किसी भी आकार की हो वह बहुत ही छोटी होती है। और कितनी छोटी होती है, 1 से 10 μm के लगभग होती है। तो यूकैरियोटिक कितना होता है, तो ये अधिकतर बड़े आकार की होती है और 5 μm से 100 μm तक जो इनकी कोशिकाओं का आकार होता है वो 5m से 100 μm तक होता है। और इधर क्या होता है, 1 से 10 μm तक होता है। प्रोकैरियोटिक जो भी हमने ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरी शैवाल है, उनके अंदर पाई जाती है। यूकैरियोटिक हम मनुष्य जो भी हम यूकैरियोटिक के अंदर आते हैं। फिर इनका सेकेंड अंतर होता है, फर्स्ट आ गया नाभिक कोशिकाओं के आकार का अंतर। सबसे पहले हमने आकार में देख लिया। अब है इनमें केंद्रीय झिल्ली, यानी जो भी केंद्र के झिल्ली पाई जाती है, यानी केंद्र के ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है इनके अंदर होती ही नहीं है। और पूर्ण विकसित, यानी कि इनके ऊपर जो केंद्र की झिल्ली पाई जाती है वो क्या होती है, वेल डेवलप, यानी कि पूर्ण विकसित होती है और इनके अंदर उपस्थित ही नहीं होती है। तो फिर आता है आपका थर्ड, इनमें केवल एक क्रोमोसोम उपस्थित होता है और इनमें कई क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं। जैसे कि हमने मनुष्य के अंदर बात करते हैं तो 34 + XX, ठीक है, और इनमें अंदर पाया जाए 34 + XY, यानी कि ये तो होता है नर के अंदर, ये होता है मादा के अंदर, यानी एक से अधिक क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं यूकैरियोटिक में। और प्रोकैरियोटिक में सिर्फ एक क्रोमोसोम उपस्थित होता है। फिर आता है आपका इनमें केंद्रिकाएं अनुपस्थित होती है, यानी कि जो केंद्र में उपस्थित होती है वो इनमें होती नहीं है और इनमें केंद्रिकाएं पाई जाती है। इसके संबंधित यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अंतर के साथ साथ में आपको इसके उदाहरण भी पूछ लिए जाते हैं। तो नील हरित शैवाल, नीले हरे शैवाल,
माइक्रोसोम, यानी कि जिनकी आकृति बहुत ही छोटी होती है वो आ जाएंगे। मनुष्य, जो भी प्राणी है, जो जीव जगत के, जो मनुष्य हो गए, घोड़ा, गाय, ये सब क्या हो जाएंगे? यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में आते हैं आपके नील, हरे शैवाल, माइक्रोसोम। ये था आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर। इसका डायग्राम भी पूछा जाता है कि इन दोनों के डायग्राम के सचित्र वर्णन कीजिए, इस टाइप का। क्वेश्चन नंबर 31 से आपका गति किसे कहते हैं, यानी गति होती क्या है और इसका सूत्र भी बताइए। कोई वस्तु किसी निश्चित समय अवधि में, यानी कि किसी निश्चित समय में मैं यहाँ से यहाँ जा रही हूँ, तो वो क्या है? मेरी गति। यानी कि कोई व्यक्ति है, उसे बोला गया है कि आप इस स्थान से, यानी कि ए स्थान से बी स्थान तक जाइए, पर क्या है उसके पास में? समय निश्चित है, यानी कि 2 मिनट के अंदर आपको ए स्थान से बी स्थान तक जाना है। निश्चित समय अवधि में अपनी स्थिति बदलती है, यानी कि कोई वस्तु है, ए से बी पे जा रही है, उसे हमने पर्टिकुलर एक स्पेशल टाइम दिया है, निश्चित समय, कि आपको इसी टाइम में ए से बी तक पहुंचना है, तो वो क्या होती है? हमारी गति कहलाती है। यानी कि कोई वस्तु है, जैसे हम बाइक चला रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, साइकिल चला रहे हैं, घर से स्कूल जा रहे हैं। घर हो गया हमारा ए और स्कूल हो गई हमारी बी। उसमें ए स्थान, यानी घर से स्कूल में पहुंचने में आपको 15 मिनट, स्कूल का टाइम है 10 बजे का, हम 9:35 पे निकल रहे हैं और हमें 10 बजे से पहले पहले वहाँ पे पहुँचना है, तो 15-20 मिनट का टाइम लगेगा। तो पर्टिकुलर टाइम हो गया कि हमें इसी टाइम में ए स्थान से बी स्थान पे जाना है, तो उसे हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। फिर आता है गति का सूत्र। गति का सूत्र क्या होता है? दूरी जो ए से बी तक ज्ञात की गई है, 1 किलोमीटर है या 1.5 किलोमीटर है, जो भी आपकी दूरी है वो बटा समय, यानी जो आपको समय दिया गया है वो समय भाग में आ जाएगा। जब समय का हम दूरी में भाग देंगे तो वो हमारी गति होगी। यानी ए से बी तक पहुंचने में जितनी दूरी तय की है, यानी कि यहाँ से 1 किलोमीटर लगा अपन को, 1 किलोमीटर पार करने में हमको 5 मिनट का समय लग रहा है, ठीक है। तो 5 का हम 1 में भाग देते तो क्या आता है? 5 बार 1 अंदर 0 पॉइंट, यहाँ पे 0, 5 दूना 10, तो हमें गति क्या हुई? 0.2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि हमने 1 मिनट में कितनी दूरी तय की है वो निकालते हैं हम दूरी बटा समय से। तो गति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। जो भी गति का ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर सेकेंड। यानी कि हम गति निकाल रहे हैं, जैसे हमने निकाली 0.2 या 0.5, जो भी हमारी गति निकल गई है उसे हम लिखते हैं मीटर पर सेकेंड से। ये होता है मात्रक जिसे हम दर्शाते हैं कि ये क्या निकला है? गति निकली है। तो कैसे निकली है? मीटर पर सेकेंड में निकली है। होता है क्या है? दूरी को हम लिखते हैं मीटर से और समय को हम लिखते हैं सेकेंड से। यानी कि हमने कैसे निकाली है? दूरी को हमने मीटर में लिया है और समय को हमने सेकेंड में लिया है। तो इस प्रकार आपके मात्रक निकाले जाते हैं। हर आपके फर्स्ट पार्ट में है राशि, फिर मात्रक, राशि, मात्रक, ये आपके दे रखा फर्स्ट पार्ट में, चैप्टर फर्स्ट में ही आपके राशि और मात्रक दे रखे। उसमें से आपको सारे मात्रक 7 से 8 मात्रक है, आपको वो सारे ही मात्रक आपको याद करने हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछता है आपसे कि गति का ऐसा ही मात्रक क्या है, बल का ऐसा ही मात्रक क्या है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 आता है आपका।
कि निम्न को सेल्सियस में बदलो, यानी कि अपन को केल्विन में दिया गया है, केल्विन को आपको चेंज करना है सेल्सियस में। तो केल्विन को हम सेल्सियस में कैसे चेंज कर सकते हैं? तो जब भी हम केल्विन को सेल्सियस में चेंज करते हैं तो केल्विन माइनस 273 केल्विन सेल्सियस करते हैं, यानी जो भी आपका केल्विन दिया गया है उसमें से हम 273 सेल्सियस माइनस कर देते हैं। तो आपको दो पार्ट कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, केल्विन को सेल्सियस में बदलते हैं। तो हम पहले लिखते हैं सेल्सियस का मान कितना होता है, 273, ठीक है। फिर केल्विन, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। फिर एक क्वेश्चन को करने का तरीका होता है कि हम उसे कैसे बड़ा प्रिटेंड कर सकते हैं कि हमने बहुत बड़ा क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो फॉर्मूला है आपका केल्विन माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। केल्विन हो गया आपका 300 माइनस 273 सेल्सियस। 273 में से हम 300 माइनस करते हैं तो आते हैं आपके 27 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया आपका केल्विन का सेल्सियस में बदलना। 300 है, 300 को कुछ नहीं करना, 273 में से माइनस करना है। ये हो जाता है आपका सेल्सियस में बदलना। सेल्सियस में बदलना ना पूछ के आपको पूछ ले कि केल्विन में बदलो, तो जो भी आपका केल्विन दिया होगा, सेल्सियस दिया होगा, उसमें से हम प्लस कर देंगे 273। ये हो जाएगा आपका केल्विन में बदलना। इधर माइनस करना है, उधर प्लस करना है। अब आपको दिया गया है 573 केल्विन को सेल्सियस में बदलो, ठीक है। वही केल्विन माइनस सेल्सियस, 273 सेल्सियस कितना दिया है, 573 माइनस 273 सेल्सियस। 573 में से 273 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने आते हैं, 300 डिग्री सेल्सियस। यानी किसी का केल्विन दे रखा है हमको कि 573 है, तो उसमें से 273 माइनस करेंगे तो 300 आ जाएगा। फिर आपका आता है, इसी में से एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं अपन कि आपको ये ना पूछ ले कि निम्न को केल्विन में बदलो। हमें पता है कि हमारे उत्तर इधर आया था 27 और इधर आया था 300 सेल्सियस, ये आया था। तो हम इधर फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सॉरी, ये सेल्सियस में, इसको हम केल्विन में चेंज करेंगे। प्लस सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम 300 डिग्री सेल्सियस, इसको हम चेंज करेंगे केल्विन में। तो केल्विन को कैसे सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज करते हैं, तो हम करेंगे सेल्सियस प्लस 273 केल्विन, ठीक है। तो ये आपके आ जाएगा केल्विन में। सी सेल्सियस दे रखा आपको 27 प्लस 273 केल्विन, तो क्या आ जाएगा आपके पास में 300 केल्विन सेल्सियस। तो ये था आपका सेल्सियस में। सेल्सियस को प्लस कैसे करते हैं अपन, 273 केल्विन से। तो सेल्सियस हमको दे रखा है 27 प्लस 273 केल्विन। तो 273 को हम 27 से प्लस करते हैं तो हमारे पास में आता है 300 केल्विन। फिर हम ये करते हैं, सेकंड क्वेश्चन है, ये 300 सेल्सियस में दिया गया है आपको, तो सेल्सियस को हम चेंज करते हैं। तो क्या करते हैं, प्लस 273 केल्विन। सेल्सियस हमको 300 दिया गया है, प्लस
273 केल्विन, प्लस करेंगे 37325 सेल्सियस केल्विन। तो ये हो जाता है आपका, दोनों क्वेश्चन की केल्विन में बदलो और सेल्सियस में बदलो। तो आप इसे उतार लीजिए क्योंकि ये तो हमने करवा दिया आपको, और ये दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप ये दोनों उतार लो। आशा करते हैं आपने ये उतार लिया होगा, और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। क्वेश्चन 34 है आपका कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी से 4 सेकंड में, यानी कि एक वस्तु है 16 मीटर की दूरी, यानी कि ये यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, उसमें कितना मीटर है, ये 16 मीटर की दूरी है। 16 मीटर की दूरी है, कितने सेकंड में, 4 सेकंड में तय करती है। फिर पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में पूर्ण करती है। तो वस्तु की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक वस्तु की सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी कुल दूरी। कुल दूरी कितनी है, फर्स्ट दूरी कितनी है आपके पास, और प्लस सेकंड दूरी, 2 दूरी दे रखी है, दोनों को हम प्लस कर देंगे। तो 16 + 16 क्या हो जाएगा आपके पास में, 32 मीटर। ठीक है, फिर हम इसकी निकालेंगे कुल समय। कुल समय हमारे पास में फर्स्ट दे रखा है 4 सेकंड, सेकंड दे रखा है 2 सेकंड, तो 4 और 2 हो जाते हैं आपके 6 सेकंड, 6 सेकंड। और औसत चाल का फॉर्मूला होता है आपके कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी होती है 32, तो आपके औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी हमारे पास 32 आ गई, जो हमने यहाँ पे निकाल दी थी। कुल समय आ गया 6 सेकेंड, तो 6 का 32 में भाग दे देंगे, 32 और 6 बार, 6 पंजे 30, 2 में से 0 जाएंगे तो 2 बचेंगे, पॉइंट उतारेंगे, 0 लगाएंगे, 6 3 18, फिर कितने बचे, फिर 2 बचे, फिर देंगे 6 3 18। तो ऐसे ये 2 आपके बचता जाएगा, 5.3333 उत्तर आते रहेंगे। तो हमारे पास में उत्तर क्या आ गया, 5.33 उत्तर आ गया है। तो आपके वस्तु की औसत चाल क्या हो गई है, 5.33 मीटर पर सेकेंड। मैं इधर लिख देती हूँ, आपको उधर दिख नहीं रहा होगा, तो 5.33 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये हमारे मीटर में ही था और ये हमारे सेकंड में ही था। अगर ये किलोमीटर में होता तो हम इसे मीटर में चेंज करते, और सेकंड में, सेकंड की जगह मिनट में होता तो हम इसे मिनट में चेंज करते। पर आपको ये पहले से ही मीटर सेकंड में दे रखा है, ये हो जाता है आपका उत्तर, आंसर। ये आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे उतार लो। आपने उतार लिया होगा, नहीं उतारा हो तो वीडियो स्किप करके देख लेना।
फिर आता है बोलर तथा, क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, बोलर तथा अंडे देने वाली लेयर में क्या अंतर है, इनके प्रबंधन के अंतर को भी स्पष्ट कीजिए। तो लेयर क्या होती है और बोलर क्या होती है। बोलर हमें मांस देती है, बोलर जो मुर्गी होती है वो हमें मांस देती है, और लेयर मुर्गी अंडे देने वाली मुर्गी के रूप में इन्हें दोनों को पाला जाता है। यानी कि मुर्गी पालन जो भी करते हैं वो दो चीज़ के लिए करते हैं, या तो अंडे के लिए या मांस के लिए। हमें पता है कि जो भी मांसाहारी होते हैं वो अंडे और जो भी मांस है दोनों खाते हैं मुर्गियों का। तो जो भी हम मांस हमें मिलता है बॉयलर मुर्गी से, और लेयर हमें मिलता है लेयर से हमें मिलता है अंडे देने वाली मुर्गी से, जो भी अंडे लेयर मुर्गी देती है। तो बॉयलर की आवास, पोषण तथा पर्यावरणीय आवश्यकता अंडे देने वाली मुर्गियों से भिन्न होती है। यानी कि हमें पता है कि जो भी मांस देगी और अंडे देगी दोनों ही मुर्गियों का पर्यावरण यानी कि जो एनवायरनमेंट है अलग अलग होगा। बॉयलर चूजों को अच्छी वृद्धि कर तथा अच्छी आहार दक्षता के लिए विटामिन से प्रचुर आहार दिया जाता है। यानी कि जो भी हमें मांस देती है उन्हें क्या देंगे हम, अच्छे अच्छे विटामिन देंगे, उनके आहार है उसमें हम वृद्धि करेंगे। यानी आहार दक्षता, यानी जो भी उन्हें आहार देंगे हम उन्हें ज़्यादा मात्रा में देंगे। तो ये लिखा, बॉयलर चूजों को अच्छी वृद्धि दर तथा अच्छी आहार दक्षता के लिए विटामिन से प्रचुर आहार दिया जाता है। जो भी उन्हें भोजन दिया जाता है वो विटामिन से प्रचुर होते हैं, यानी विटामिन उनमें प्योर मात्रा में यानी कि अच्छी मात्रा में होता है। ये हो गया बॉयलर के बारे में। इनके आहार में प्रोटीन तथा वसा की मात्रा भी अधिक होती है। जो बॉयलर मुर्गियाँ होती है वो मांस देगी, तो मांस हम खाते ही क्यों है, यानी जो भी खाता है तो क्यों खाता है, आहार में प्रोटीन वसा की मात्रा अधिक होती है। जिस मुर्गी में फैट होगा वही मुर्गी खाएंगे सब, तो इनके आहार में प्रोटीन तथा वसा की मात्रा अधिक होती है। जबकि लेयर के आहार में, जो भी लेयर होता है उनके आहार में क्या करते हैं, विटामिन ए और विटामिन की अधिक यानी मात्रा अधिक रखी जाती है, जिनसे वो क्या अंडे अच्छे हो, यानी अंडे अच्छी मात्रा में दे सके वो। तो बॉयलर क्या क्या खाती है, बॉयलर को हम क्या करते हैं, विटामिन्स तो देते हैं पर क्या देंगे, प्रोटीन और वसा अधिक देंगे, और जो लेयर होती है उन्हें विटामिन ए और विटामिन के अधिक मात्रा में दिया जाता है। तो ये था आपके बॉयलर और लेयर में अंतर। फर्स्ट ये अंतर हो जाता है बॉयलर में क्या होता है, मांस देती है, लेयर क्या अंडे देती है। फिर इनकी पर्यावरण, दोनों का पर्यावरण अलग अलग होगा। थर्ड अंतर आ जाता है, बॉयलर को क्या देते हैं, प्रोटीन और वसा देते हैं, और लेयर को हम देते हैं विटामिन ए और विटामिन के। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। फिर आपका आता है अति लघु यानी कि निम्नात्मक क्वेश्चन, जो आपके 5 नंबर 6 नंबर में पूछा जाता है। यानी कि हर क्वेश्चन के अलग अलग नंबर बटे हुए होते हैं। तो आपका ये 36 नंबर क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका के 4 उदाहरण दीजिए। तो हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में पहले पढ़ लिया था। अब हम इस वीडियो में इसको नहीं बता रहे हैं, और हम ये आपके लिए अलग से एक वीडियो लेके आएंगे, उसमें प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों ही अच्छे से समझा दिया जाएगा। इस क्वेश्चन को हम स्किप कर रहे हैं, इसके आगे क्वेश्चन लेते हैं। पर ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। प्रोकैरियोटिक हो गया, यूकैरियोटिक हो गया, प्लस आपके समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्वेश्चन। तो आप इन्हें अच्छे से तैयार करके फिर एग्ज़ाम में जाइएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आता है 37। इसमें आपको पूछा गया है, निम्न के सूत्र लिखिए। फिर फर्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बोनेट। फिर आपके सूत्र लिखो, यानी कि आपके 37, आपके 36, 37, 38 और 39 4 क्वेश्चन है जो निम्नात्मक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनमें अथवा में आपको चॉइस मिलती है, आपको दोनों में से एक ही अटेंड करना होता है। दोनों अटेंड मत करना, क्योंकि नंबर सिर्फ एक ही क्वेश्चन के मिलेंगे आपको। फिर ये आता है आपके निम्न के सूत्र लिखो। 37 नंबर क्वेश्चन है,
कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्वेश्चन वही बच्चा कर सकता है जिसको आवर्त सारणी में से उनके प्रतीक चिन्ह याद है। तो कैल्शियम का प्रतीक चिन्ह होता है Ca, कार्बोनेट को हम लिखते हैं CO3 से, ये होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। फिर है मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम को हम लिखते हैं Mg, क्लोराइड को लिखते हैं Cl2 से, ये होता है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड। फिर है पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम को हम लिखते हैं K से, प्लस क्लोराइड को लिखते हैं हम Cl से। फिर आता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ये होते हैं आपके निम्न सूत्र, यानी कि इन नाम दिए गए, आपको 5 नाम दिए गए, पांचों के ही सूत्र पूछ लिए जाएंगे, या कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपके ये क्वेश्चन है इसका उत्तर बताओ। 1-1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 37 नंबर क्वेश्चन में। फिर आपका आता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि इनके बारे में कुछ एक स्पेशल चीज़ लिख देना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में पाया जाता है। पोटेशियम क्लोराइड का हम यूज़ कहाँ करते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड का। कैल्शियम कार्बोनेट हमारे दांतों में पाया जाता है, ठीक है, इनसे हमारे दांतों की इनेमल की परत बनी होती है। तो ऐसे ही हम इनके बारे में एक उदाहरण और लिख देंगे तो एग्जामिनर पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। मैंने आपको सीधा लिखवाया है, आप लिखोगे सूत्र, ठीक है, सूत्र लिख के फिर कैल्शियम लिखोगे। कैल्शियम को कैसे, कैल्शियम का प्रतीक चिन्ह, कैल्शियम का प्रतीक चिन्ह होता है हमारे Ca। कार्बोनेट को हम कैसे लिखते हैं, कार्बोनेट को CO3, फिर हम इसके मिलाकर लिखेंगे CaCO3, तो ये आपके हो जाएगा 3 लाइन का। तो हो गया एक क्वेश्चन 4 लाइन का, तो आपको अच्छे से एग्जामिनर नंबर देगा। आप इसे उतार सकते हो। ये आपने उतार दिया होगा। इसके आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर आता है आपका 37 में से शायद अथवा का क्वेश्चन गायब है, तो यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया होगा। अब आता है आपके 38 नंबर क्वेश्चन। सूत्र इकाई, द्रव्यमान से क्या तात्पर्य है, इसका परिकलन किस प्रकार करते हैं, एक उदाहरण द्वारा समझाइए। परिकलन का मतलब होता है कि ये कैसे ज्ञात कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले सूत्र इकाई द्रव्यमान देख लेते हैं हम। यानी सूत्र इकाई द्रव्यमान, किसी पदार्थ का सूत्र इकाई, यानी कि वो पदार्थ किस परमाणु के रूप में है। जैसे हम सोडियम की बात करें तो 0.23 म्यू के रूप में हमें मिलता है। वैसे ही ये इसका यानी कि सूत्र इकाई क्या है, उस पदार्थ का भार कितना होता है, हमारी भाषा में हम कह सकते हैं सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संगठन परमाणुओं के परमाणुओं द्रव्यमानों का योग होता है। यानी कि हम उदाहरण देखेंगे तब हमें समझ में आएगा। इसके परिकलन में उस पदार्थ के लिए सूत्र इकाई का उपयोग किया जाता है और जिसके संगठन आयन होते हैं, यानी कि जो भी उसके आयन होंगे। अब हम उदाहरण देखेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा कि ये परिभाषा कहना क्या चाहती है। जैसे ये आ गया आपके पास में सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को NaCl के रूप में लिखते हैं। फिर Na यानी कि सोडियम, सोडियम का इकाई द्रव्यमान होता है 0.23 म्यू और Cl का इकाई द्रव्यमान होता है 35.5 म्यू। ये होता है आपके इकाई द्रव्यमान, यानी कि उसका भार, यानी कि वो किस, यानी कि ये परमाणु है, ये Na है, इसका परमाणु है
तो ये इसका भार क्या है, द्रव्यमान क्या है हमारे पास में, वो होता है इकाई द्रव्यमान। यानी कि ये इकाई जो है Na की इकाई है वो किस रूप में हमें प्रकृति में मिलती है, तो ये होता है इसका इकाई द्रव्यमान। तो इस इकाई द्रव्यमान का परिकलन कैसे करते हैं, जैसे Na है, Cl है, तो Na का कितने परमाणु है, एक है Na, तो हमने एक लिख दिया। जो भी इसका इकाई द्रव्यमान है जैसे 23U है तो ये लिख दिया। फिर Cl भी हमारे पास में एक ही है तो प्लस, यानी कि उसमें बताया क्या था, सूत्र के इकाई द्रव्यमानों के योग को सूत्र इकाई द्रव्यमान कहते हैं। यानी कि इनका जो भी द्रव्यमान होता है इकाई द्रव्यमान, उनके योग को हम क्या कहते हैं, सूत्र इकाई द्रव्यमान कहते हैं। तो ये हमने लिखा Na, उसका एक ले लिया, यानी Na एक है तो हम एक लिखेंगे, अगर दो होते तो हम दो लिखते, तो हमारे पास में एक है तो एक लिख दिया, गुणा Na का इकाई द्रव्यमान कितना होता है 23μ, फिर प्लस, ये दोनों इसके प्लस में है तो हमने प्लस लगा दिया। Cl कितना है, एक के रूप में, गुणा Cl का इकाई द्रव्यमान होता है 35.5, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 23μ, प्लस इसको प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 35.5μ आता है। कोष्टक सॉल्व हो गए हमारे पास में, पर फिर हम इसको प्लस कर देंगे तो 35.5 प्लस 23 पॉइंट के बाद में कोई संख्या नहीं तो हम 0 लगा देंगे। 5 5 3 8 3 2 5, तो 58.5μ ये आ गया हमारे पास में इसका इकाई द्रव्यमान। अब आपको उदाहरण से समझ में आ गया कि हमारे पास में हमने निकालते कैसे हैं। अब वापस चलते हैं इसकी परिभाषा की ओर, फिर आपको समझ में आएगा कि हमने एक्चुअल में किया क्या है। किसी पदार्थ का सूत्र इकाई, यानी कि किसी पदार्थ है, किसी पदार्थ है उसका सूत्र, यानी कि कोई पदार्थ है, जैसे हमने Na लिया, NaCl लिया, तो Na का इकाई सूत्र कितना था हमारे पास में 23μ का द्रव्यमान, यानी इकाई द्रव्यमान, यानी कि उसका इकाई द्रव्यमान हमारे पास में हमें याद होना चाहिए। आपके एक 9 चैप्टर में सारणी दी गई है, उसमें सभी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान लिखे गए हैं, उसे आपको याद करना होगा, उसके बाद में ही आप इसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो हमारे पास में इकाई द्रव्यमान क्या आ गया 23μ Na का। फिर है उसके सभी संघटक, यानी NaCl में 2 संघटक है, Na प्लस Cl हो गए दोनों संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग, तो हमने इसका 1 लिया, परमाणु कितना 1 प्लस 23μ, प्लस Cl कितना है 1, इसका परमाणु इकाई द्रव्यमान था 35.5, इसको इससे गुणा किया, द्रव्यमानों का योग करते हैं, यानी कि जो भी इसके परमाणु है पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे NaCl 2 होते हैं तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, पर यहाँ पे जो भी NaCl का संगठन है Na एक ही होता है, Cl एक ही होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 23μ प्लस 35.5μ आया। इसको प्लस करने पर फिर लिए क्या कहा गया है योग, तो इन दोनों का योग करेंगे तो आया 58.5μ। तो उस पदार्थ का योग करते हैं, इसके परिकलन में उस पदार्थ के लिए सूत्र इकाई का उपयोग करते हैं, यानी कि जो भी ये जो फॉर्मूला यूज़ में कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं सूत्र इकाई, और जिसके संघटक आयन होते हैं। इसका संघटक आयन क्या है, Na और Cl आयन होते हैं, यानी कि ये किसको, इन दोनों के जो आयन इंटरेक्ट कर रहे हैं, Na जो Cl से कैसे जुड़ रहा है उसे हम बोलते हैं आयन। तो ये था आपका सूत्र इकाई द्रव्यमान प्लस सूत्र, और इसका कैसे निकालते हैं ये पूरा था। सूत्र इकाई द्रव्यमान से क्या तात्पर्य है, तो दोनों आयनों के जो भी परमाणु है उनके इकाई द्रव्यमान के योग को हम क्या कहते हैं, इकाई द्रव्यमान कहते हैं। इसका परिकलन किस प्रकार करते हैं, दोनों आयनों का योग करके इसका परिकलन किया जाता है। एक उदाहरण तो हमने NaCl का उदाहरण लेके देख लिया था।
ये क्वेश्चन आपके अथवा में है। क्वेश्चन दिया गया है, एक वस्तु का भार पृथ्वी के पृष्ठ पर मापने पर, यानी कि यहाँ पे लिखा है मापने पर 10 न्यूटन आता है, यानी कि पृथ्वी के जो तापमान है वो 10 न्यूटन आता है। इसका भार चंद्रमा की सतह पर नापने पर कितना आएगा? तो हमें सबसे पहले ज्ञात करना है कि चंद्रमा, जब भी हम पृथ्वी की सतह का जो भार लेते हैं वो चंद्रमा की सतह पर, चंद्रमा की सतह का हम गुरुत्वाकर्षण बल मान लें G1 और पृथ्वी का मान लें G। तो जो भी चंद्रमा का जो यानी कि भार आएगा वो गुरुत्वाकर्षण के 1/6 पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के 1/6 भाग के बराबर आएगा। तो ये होता है आपका बेसिक। फिर आपको दिया गया है पृथ्वी का पृष्ठ पर, यानी पृथ्वी पर दिया गया आपको, पृथ्वी पर भार दिया गया है 10 न्यूटन। चंद्रमा पर भार मान लेते हैं हम G1। तो G1 बराबर गुरुत्वाकर्षण इंटू 1/6। तो गुरुत्वाकर्षण हमको दे रखा है 10 न्यूटन इंटू 1/6। तो न्यूटन को हम हटा देते हैं, न्यूटन बाद में लगाएं। 10 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10/6। तो 10 को हम जब भी 6 को हम 10 से भाग देते हैं तो आता है 1.67 न्यूटन। तो हमारे पृथ्वी पर जब हम भार नापते हैं तो हमारे पास अगर 10 न्यूटन आएगा तो वही भार हम जब चंद्रमा पे लेके जाएंगे तो वो हमारे पास में कितना आएगा, 1.67 न्यूटन आएगा। इसी के साथ में आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, द्रव्यमान और भार के अभिलक्षण लिखिए। तो द्रव्यमान का अभिलक्षण होता है किसी वस्तु में उपस्थित द्रव की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं, यानी किसी भी वस्तु में उसके अंदर द्रव उपस्थित है उसे हम कहते हैं द्रव्यमान। इसके प्रमुख अभिलक्षण निम्न है। ये प्रत्येक स्थान पर समान रहता है, यानी कि ये कहीं पे भी जाएगा तो द्रव्यमान जो मास होता है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। और ये कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। इसे भौतिक तुला में तोला जाता है, यानी कि जो भौतिक तुला होता है उसे हम तोल सकते हैं द्रव्यमान को। ये था आपका द्रव्यमान। इसके बाद में आता है आपको पूछा गया द्रव्यमान और भार दोनों ही पूछा गया। तो द्रव्यमान का हमने देख लिया, अब हम देखेंगे भार का। ये रहा आपका भार के अभिलक्षण। किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर खींचती है, यानी कि किसी भी व्यक्ति का अगर भार है तो वो हमें पृथ्वी की ओर खींचेगी। यानी कि हम पृथ्वी पर क्यों रह सकते हैं? क्योंकि हमारे पास में अपना भार होता है, इसीलिए हमें पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। तो भार क्या है? ये वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित या खींचती है, वो होता है आपका भार। इसके अभिलाक्षणिक लक्षण होते हैं। ये सदिश राशि होती है, वो अदिश, द्रव्यमान अदिश था, ये होती है सदिश, जिसे कमानीदार तुल्य में तोला जाता है, जो हम बेसिक रूप से काम में लेते हैं। हमारे घर में गेहूँ वेहूँ जो भी हम तुलाते हैं या तोलते हैं वो हम किस पे तोलते हैं? कमानीदार तुल्य में तोला जाता है। ये स्थान स्थान पर बदलता रहता है, यानी कि हवा में जो भी भारी वस्तुएं होगी वो जल्दी से नीचे क्यों आती है? क्योंकि उनका वेट वहाँ पे कम हो जाता है। और ये द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है जिसे यहाँ पे भार लिखा गया है, व्युत्क्रमानुपाती, ये चिन्ह होता है 1/द्रव्यमान। ऐसे इसका फॉर्मूला आता है कि भार व्युत्क्रमानुपाती 1/द्रव्यमान। ये होता है भार और द्रव्यमान में के अभिलाक्षणिक गुण, दोनों ही अलग अलग होते हैं। फिर आता है न्यूरॉन।
न्यूरॉन भी आपको अलग से एक वीडियो में समझा दिया जाएगा। और न्यूरॉन के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दें, न्यूरॉन के कार्य लिखिए। इसमें एक क्वेश्चन है नामांकित चित्र और दूसरा है न्यूरॉन के कार्य। तो न्यूरॉन का क्या कार्य होता है, ये हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है, प्लस ये करता क्या है, ये हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है, प्लस ये हमारे जो केमिकल रिएक्शंस होती है अपने बॉडी में उसको आदान प्रदान करता है। हमें कहीं से भी मैसेज मिल रहा है उसे हमारी बॉडी के जिस भी पार्ट में पहुंचाना है वो कार्य करता है हमारा न्यूरॉन। न्यूरॉन पूरी बॉडी में फैले रहते हैं और ये काम करते हैं कि हमारे मस्तिष्क में, हमारी बॉडी में कहाँ कहीं पेन हो रहा है, कहाँ पेन हो रहा है, उसे वापस मस्तिष्क में लेके जाएगा कि हाँ, मस्तिष्क को बताएगा कि मुझे वहाँ पे दर्द हो रहा है। फिर मस्तिष्क वापस रिएक्शन करेगा और बोलेगा कि तू उसके लिए दवाई ले, पेन किलर ले, जो भी, अगर हाथ जल रहा है तो वहाँ से हाथ हटा ले। ये हमारे जो भी हमें हमारी बॉडी पे हमें रिएक्शन होती है वो हमारे कौन करवाता है, न्यूरॉन करवाता है। एक जगह से दूसरे स्थान तक मैसेज भेजने का कार्य करता है न्यूरॉन। इसके अथवा में आपके क्वेश्चन है निम्न के नाम लिखिए। फर्स्ट है हमारे उन दो अंगों के नाम लिखिए जहाँ उपास्थि पाई जाती है। तो उपास्थि हमारे कहाँ पाई जाती है ये पूछा गया है। उपास्थि होती क्या है, उपास्थि होती है दो जो स्थान होते हैं उन्हें जोड़ने का कार्य करती है उपास्थि। उपास्थि क्या होती है कि हमारे दो हड्डियाँ होगी उसे जोड़ने का काम करेगी, या कोई दो स्थान है उन्हें जोड़ने का कार्य करेगी। ये संयोजी उत्तक का उदाहरण होते हैं। किसका उदाहरण होते हैं, उपास्थि संयोजक उत्तक का उदाहरण होते हैं। प्लस ये हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, नाक और कान में। उपास्थि कहाँ पाई जाती है, नाक और कान में। मुंह का आंतरिक स्तर किसका बना होता है, जो मुंह का आंतरिक स्तर होता है एपिथेलियम स्तर का बना होता है। जो भी हमारे मुंह का आंतरिक भाग है वो एपिथेलियम का बना होता है। न्यूरॉन के कोशिकाएं से निकले हुए पतले तंतुओं को कहते हैं द्रुमाक्ष या डेंड्रोइड। क्या कहते हैं, द्रुमाक्ष कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ऐसा कौन सा उत्तक है जिसमें विभाजन की क्षमता नष्ट हो जाती है, तो वो उत्तक होता है स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक होता है उसमें विभाजन की क्षमता पाई ही नहीं जाती, वह पूरा ही स्थायी हो जाता है। क्योंकि वे स्थायी कैसे होगा, जब उनमें विभाजन होगा ही नहीं तो वे पूर्ण रूप से स्थायी हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, मस्तिष्क में स्थित उत्तक का नाम है। मस्तिष्क में कौन सा उत्तक पाया जाता है, तो तंत्रिका उत्तक। हमारे मस्तिष्क में कौन सा उत्तक पाया जाता है, तंत्रिका उत्तक। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तक जो हमारे शरीर में वसा का संचय करता है तो वो उत्तक होता है आपका एपिडीज उत्तक। ये जो उत्तक होता है ये हमारे शरीर में वसा का संचय होता है। और ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ में हम वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज का हमारा अर्धवार्षिक का पेपर जो गेस्ट पेपर था वो आपको पसंद आया होगा और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें बहुत सारा यूट्यूब पे प्यार दें। धन्यवाद।